Hello everyone, I am Shivam Singh, currently working as a specialist of the IT in Indian Overseas Bank. अभी कुछ दिनों में ही IBPSSO इंटरव्यू का शेड्यूल आउट हुआ और नेक्स्ट वीक ही इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं IBPSSO स्केल 1 के। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ। बेसिकली ये 2 वीडियो सीरीज़ रहेगी। पहले वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और दूसरे वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा इंटरव्यू में, जिससे आप कॉन्फिडेंटली और बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो शुरू करते हैं मेरे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। तो मेरा इंटरव्यू था 24 फेब 2025 और वेन्यू था विमान नगर पुणे, क्योंकि उस समय मैं TCS में जॉब कर रहा था और मैं नागपुर में रहता था। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पुणे इंटरव्यू लोकेशन दिया गया था। और मैं अपना पैनल कंपोजिशन बताऊं तो टोटल 5 मेंबर थे मेरे पैनल में। पहला चेयरमैन थे, जो कि एक मेल थे और काफ़ी सीनियर थे, मोस्टली रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ही होंगे वो, पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो वो सेंटर में बैठे थे, जो चेयरमैन थे। और उनके बाद उनके लेफ़्ट साइड में 2 मेल इंटरव्यूअर बैठे थे, जिनको हम P1 P2 नाम देते हैं। और फिर उनके राइट साइड में एक मेल इंटरव्यूअर था, इसको P3 बोलते हैं। और एक्सट्रीम राइट पे एक फीमेल इंटरव्यूअर थी, जिसको हम P4 बोलेंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट था कि मुझसे P1 और P2 ने क्वेश्चन पूछे थे और P3 जो था वो मेल कैंडिडेट मेल इंटरव्यूअर जो था, वो एकदम शांत बैठे थे और वो बस मेरे बिहेवियर को, मेरी स्पीकिंग स्किल, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा कैसा बिहेवियर है, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, वो ये सारी चीज़ें बस ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था। तो ये एक इंटरव्यू कंपोजिशन था। चेयरमैन इन द मिडल, 2 मेल इंटरव्यूअर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेयरमैन एंड 1 मेल एंड 1 फीमेल इंटरव्यूअर ऑन द राइट साइड ऑफ चेयरमैन। टोटल पैनल ऑफ 5 मेंबर्स। सो मैं पहले हम ऐसा होता है कि जब आप वेन्यू पे जाते हैं तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए हैं वो आपसे लिए जाते हैं और उनको फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं अपलोड किए। और फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप उन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं, वो सारा आपको चेक होता है। तो पहला आधे से 1 घंटा इसमें बीत जाता है। उसके बाद फिर जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उनको लाइन बाय लाइन एक जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे जाके उनको बैठा दिया जाता है एक बैच में। सपोज़ 5 और 10 पीपल के ग्रुप बना के उनको इंटरव्यू रूम के बाहर जाके बैठा दिया जाता है और एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। तो मैंने जैसे आपको पैनल कंपोजिशन बताया, वैसे ही मेरा पैनल कंपोजिशन था। तो मैं सुबह गया, जो भी टाइम मेरे एडमिट कार्ड में लिखा था उस टाइम पे मैं गया। फिर 1 घंटा के आसपास मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साइड से सब कुछ ओके हो गया, तो उसके बाद मेरे को उन्होंने 5 कैंडिडेट के ग्रुप में भेजा, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था उस रूम के बाहर जाके बैठा दिया। और उसके बाद मुझे वेट करने को कहा गया। और ड्रेसिंग का बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रेस क्या होनी चाहिए बॉस, और फिर क्या पहनना चाहिए। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको सलवार सूट, एक डिसेंट दिखने वाला, या साड़ी पहन सकते हैं आप, या आप एक सूट पहन सकते हैं बेसिकली। और फिर मेल कैंडिडेट के लिए अगर आपके पास सूट है तो अच्छा है, अगर सूट नहीं है तो आप एक फॉर्मल जो अटायर होता है, एक डिसेंट सा शर्ट, जो कि प्रेफरेबली सिंगल कलर का हो, जैसे वाइट हो गया या लाइट ब्लू हो गया, ऐसा एक शर्ट होना चाहिए। उसके साथ एक ब्लैक कलर का आपका फॉर्मल पैंट होना चाहिए, ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज़ होने चाहिए और उस पर एक डिसेंट सी दिखने वाली टाई होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सूट है तो आप सूट पहन सकते हैं प्रॉपर, नहीं है तो आप फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई पहन सकते हैं विथ फॉर्मल शूज़। तो ये आपका अटायर होना चाहिए। तो फिर अब मैं इंटरव्यू कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पैनल का इंटरव्यू जहाँ हो रहा था वहाँ पे भेजा गया। फिर रूम के बाहर मेरे को बैठने को कहा गया दैट आई शुड बी सिटिंग देयर एंड आई शुड बी वेटिंग फॉर माई टर्न। तो वहाँ पे और भी कई सारे कैंडिडेट थे, तो उनसे मैंने बातचीत की, उनका बैकग्राउंड के बारे में जाना, वो कहाँ से हैं और वो उनका कौन सा अटेम्प्ट है और उन्होंने क्या क्या प्रिपेयर किया, और सारा इनफॉर्मल बातें हो रही थी हमारी। फिर अचानक से वहाँ पे एक सर बैठे रहते हैं, उन्होंने बोलते हैं जाओ तुम्हारा नंबर है। तो मैं फिर उठा और फिर एक रूम के बाहर उन्होंने मुझे ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा 2 मिनट वेट करो। तो फिर 2 मिनट मैंने वेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जाओ अब तुम जा सकते हो अंदर।
तो जैसे मैं रूम के अंदर गया तो पहले तो मैं आई कम इन सर बोला रूम के गेट से ही, तो उन्होंने कहा येस कम इन। उसके बाद मैंने एंट्री ली विद अ सॉफ्ट स्माइल ऑन माई फेस, और फिर उसके बाद मैंने पैनल को ग्रीट किया कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी थी तो पहले मैंने चेयरमैन को ग्रीट किया गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को देखते हुए मैंने गुड मॉर्निंग मैम बोला। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया गुड मॉर्निंग, और उसके बाद उन्होंने बोला टेक अ सीट। तो मैंने वहाँ पे एक चेयर रखी थी, उस पर मैं बैठ गया, और फिर मैंने उनको थैंक यू बोलते हुए मैं उस चेयर पर बैठ गया। उसके बाद तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी रूम में एंटर हो तो एक सॉफ्ट स्माइल होनी चाहिए, कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत लोगों में ऐसा होता है, पहली बार, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, पहला एक्सपीरियंस था। तो आपके चेहरे पे ऐसा एक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यू शुड बी रिलैक्स्ड। आपको कोई चीज़ याद करते हुए मत जाओ, दिमाग में मेमोराइज़ करते हुए मत जाओ, कुछ रटते हुए मत जाओ। आप एकदम फ्री माइंड के साथ जाओ कि जो भी होगा देखेंगे, और एक सॉफ्ट स्माइल रखो अपने फेस पे और ख़ुद को कॉन्फिडेंट दिखाओ, क्योंकि ये आईटी ऑफिसर ऐसी जॉब है, यहाँ पे आपको काम करवाना है। और अगर यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आप में वो काम करवाने की एबिलिटी नहीं, तो यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर दिस रोल। यहाँ पे आपको अच्छा एम्प्लॉय बन के काम करना नहीं है, यहाँ पे 90% तो आपको दूसरे से काम करवाना है, विच में इंक्लूड वेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट आईटी कंपनीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। तो ये थोड़ी मैनेजरियल पोस्ट है, तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। तो मैं हर एक इंटरव्यू के हर एक पॉइंट से आपको जॉब रोल से एक एक चीज़ में रिलेट करके बताता रहूँगा इस वीडियो में। तो फिर मेरी जैसे एंट्री मैंने आपको बता दी, फिर मैं जाके चेयर पे बैठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चेयरमैन सर ने बोला ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे बेसिकली आपका रेज्यूमे होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, तो उसी तरीके से 90% ऑफ द टाइम, or I will say better 99% of the time you will be getting first question as tell me about yourself, because ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप इंटरव्यू के बारे में सब कुछ बताओगे अपने बारे में, और वहीं से इंटरव्यूअर आपके बारे में जानेगा और वहीं से वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से ही अपने पूरे इंटरव्यू को एक डेफिनेट डायरेक्शन दे सकते हो। तो इस टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन का आप बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकते हो, और इसको आप जिस दिशा में अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन देना चाहते हो, आप उस डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन इस क्वेश्चन के आंसर से दे सकते हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा 99% ऑफ द टाइम, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल बतानी होगी इंटरव्यू पैनल को, और इसी क्वेश्चन के थ्रू आप अपने इंटरव्यू को एक डेफिनेट डायरेक्शन दोगे। तो मैं भी अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गया था एज एक्सपेक्टेड। तो मैंने अपना सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिसमें मैंने बताया कि माय नेम इज़ दिस आई एम फ्रॉम, मैं इस जगह से आता हूँ, और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन TCS बैंक प्रोजेक्ट। तो मैंने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रो दिया कि मैं वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन एंड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको बताई। फिर आप पूरा एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, फिर आप किस कंपनी में हो, अगर मान लो कंपनी में नहीं है, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ जो भी कर रहे हो आप वो बता दो। उसके बाद फिर आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका एम क्या है, ये सब आप प्रिपेयर करके जाओ। तो ये सब मैंने उनको बता दिया अपने। मैं उस समय TCS में जॉब कर रहा था, तो मैंने बताया कि मैं TCS में काम कर रहा हूँ, TCS बैंक प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, C++, ProC, PL, SQL ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, और कैपिटल मार्केट रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सेक्टर में मेरा काम है। तो मैंने बोला था कैपिटल मार्केट, और जो TCS बैंक है वो BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस डोमेन का एक प्रोजेक्ट था मेरा। तो वहीं से मेरे इंटरव्यू को एक डायरेक्शन मिली। उन्होंने पूछा कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आया, आप अभी रिलेट करोगे कि मैं क्या कह रहा था इससे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, उन्होंने बोला कि नेम एनी 5 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज अदर देन बैंक। क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा क्लाइंट एक बैंक था, जो कि फॉरेन बैंक था, मिडिल ईस्ट बेस्ड बैंक था। तो मैंने उसका क्लाइंट नाम का बताया था कि मैं इस मिडिल ईस्ट बेस्ड बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, वो मेरा क्लाइंट है। तो वहीं से मेरा दूसरा क्वेश्चन आया कि नेम एनी 5 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अदर देन बैंक। तो मैंने थोड़ा सा सोचा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपको तड़ाक से आंसर ही दे देना है। नो, यू कैन टेक अ ब्रीफ पॉज लाइक 2 और 3 4 सेकंड आप पॉज कर सकते हो, आप सोच सकते हो अपने माइंड में। आप
रिकलेक्ट कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन कि पहला मैं ये बताऊंगा, दूसरा 5 पूछा है तो दूसरा ये बताऊंगा, तीसरा ये बताऊंगा, चौथा ये बताऊंगा, पाँचवा ये बताऊंगा। तो मैंने 2-4 सेकंड का पॉज लिया क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन किसी ने पूछा था। मैंने अपने माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सेम एज ChatGPT कलेक्ट करता है ना कि ओके थिंकिंग 2 सेकंड सोचता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर प्रायोरिटाइज करता है, फिर लिस्ट बनाता है। वैसे आप भी 2-3 सेकंड रुको, एक पॉज लो, सोचो अच्छे से। फिर मैंने बोला कि सर 5 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दैट आई कैन रिकॉल राइट नाउ इज़ बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल एंड ICICI सिक्योरिटीज़। तो ये मैंने 5 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बता दी। और ख़ास बात ये थी कि मैं कुछ उस समय स्विच करने के लिए भी सोच रहा था IT में, तो मैं ICICI सिक्योरिटीज़ में अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और फिर आप ऐड देखते हो मुथूट फाइनेंस, वो लोग आपको गोल्ड लोन देने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, यूट्यूब पे ऐड आता है, टाटा कैपिटल का भी ऐड आता है, फिर एक्सिस कैपिटल, बजाज फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको आसपास आपकी दुकानें दिख जाएंगी लोकेलिटी में। तो बेसिकली आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और आप जहाँ भी आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, आप ऑब्ज़र्व करते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इससे पता लगती हैं। और ये क्वेश्चन से ये भी पता लगता है कि आप सिर्फ अपना जो काम है उसके अलावा भी आप बाहर कितने एक्टिव हो, कितने प्रोएक्टिव हो, आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें इससे पता लगती हैं। तो मैंने ये 5 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नाम बता दिए। तो उन्होंने कहा, वो सेटिस्फाइड थे, उन्होंने कहा ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन भी चेयरमैन ने पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन भी चेयरमैन ने पूछा कि ओके टेल मी अबाउट डिजी लॉकर। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपने जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो हम लोग वहाँ से फेच कर सकते हैं, और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मैंने रिलेटेड उनसे कॉन्सेप्ट सारा उनको, चेयरमैन सर को समझाया जो मेरे से हो सका। उसके बाद फिर चेयरमैन कन्विंस नहीं थे, तो उन्होंने पूछा कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं। तो मैंने कहा सर, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, हम यहाँ पे पहले लॉगिन करते हैं, फिर हमारा ऑथराइजेशन होता है कि हम वैलिड पर्सन हैं कि नहीं जो अपने अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सारा ऑथराइजेशन होने के बाद हम अपलोड कर देते हैं, और वो क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद हम उसको जब मन चाहे तब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर भी चेयरमैन वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुए। नो, उन्होंने बोला नो, आई डोंट वांट टू हियर दिस, आई वांट टू हियर द एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म थ्रू विच वी कैन अपलोड अ फाइल। उन्होंने एकदम कुछ पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे, कोई टेक्निकल टर्म। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनको गोल गोल घुमाऊंगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा था वो पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं अगर उनको गोल गोल घुमाता रहा तो उनको बुरा लगेगा, और वो मुझसे सीनियर हैं, और वी शुड ट्राई टू इंश्योर दैट हम किसी के ईगो को हर्ट ना करें। वहाँ पे जो लोग हैं हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, हमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा कि मैंने बेटर सोचा कि चलो भाई, अभी इतना आ रहा है मुझे, इससे ज़्यादा तो नहीं आता, मैं इनको गोल गोल नहीं घुमा सकता। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल बोला, सॉरी सर, आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस, आई एम वेरी सॉरी। मैंने क्या किया, तुरंत सरेंडर कर दिया। आपको परसेवरेंस दिखानी है, आप वहाँ पे आपको बार बार ट्राई करने वाला एटीट्यूड दिखाना है, आपको मतलब कोशिश करने वाला एटीट्यूड दिखाना है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। वो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि कब आपको गिव अप कर देना है। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही, आप फालतू में उसको गोल गोल घुमा रहे हैं और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक लिमिट अपनी सेट करनी होगी। हाँ, मैं इतने तक ट्राई करूँगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है जो ये सुनना चाह रहा है, तो बेटर टू सरेंडर एंड से सिंपल, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर, आई डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस। तो मैंने ये बोला कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस। तो वहाँ पे उसने बोला ओके नो वरीज, कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने फिर से चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा, ओके एक्सप्लेन योर करंट प्रोजेक्ट। मैं TCS में जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि तुम अपना करंट प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैंने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई अपने प्रोजेक्ट की, कि मेरा प्रोजेक्ट TCS बैंक से, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये डेवलपमेंट है, और ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा ये स्ट्रक्चर है, मैं ये मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एवरेज डे मेरा ये एक्टिविटीज़ के साथ गुजरता है। तो मैंने सारा उनको पूरा डिटेल में बता दिया।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा ओके ओके दैट्स ओके फॉर मी। तो उन्होंने इशारा किया, तो दूसरे इंटर पैनल मेंबर्स थे उनकी तरफ इशारा किया। तो जो P1 पैनल मेंबर थे फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि ओके एक्सप्लेन मी एसिड प्रॉपर्टीज़। तो मैंने एसिड प्रॉपर्टीज़ एक बेसिक क्वेश्चन है आपका डेटाबेस से रिलेटेड। तो मैंने तो DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, मैं CS का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मैंने ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे। स्पेशली सोर्स अगर आप जानना चाहें तो सोर्स मेरा था गेट स्मैशर्स, जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वरुण सिंगला जो टीचर हैं उन्हीं की फ्री वीडियो से मैंने तैयारी की थी इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क। तो एसिड प्रॉपर्टी उन्होंने पूछा, मैंने एटॉमिसिटी और ये सारी चीज़ें उनको बता दी, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल, सारा ACID का चारों मैंने उनको समझा दिया अच्छे से। उसके बाद फिर वो भी सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने P1 नहीं, फिर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप यूज बाय बैंक, क्योंकि मैं बैंक में काम कर रहा था। तो उन्होंने जानना चाहा कि कितने तरह के बैकअप यूज़ करते हैं। तो हालांकि मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा क्लाइंट भी बैंक रिलेटेड था, तो वो मेरे को इसका नॉलेज था। तो मैंने उनको बताया कि डिफरेंशियल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है और कंप्लीट बैकअप होता है। तो 3 तरह के बैकअप मैंने उनको बता दिया और पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर फिर उन्होंने पूछा कि बैकअप हम रखते कहाँ पे हैं। तो उसके लिए मेरे को पता था ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं TCS में जो काम कर रहा था मुझे उसी की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने उनको बताया कि हम डेटा सेंटर होता है, डिज़ास्टर डेटा सेंटर होता है हमारा मेन लोकेशन, जहाँ से हमारे सारा डेटा रहता है और हमारी सारी ब्रांचेस जुड़ी होती हैं, हेड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस सारे जुड़े होते हैं। और उसके बाद उसकी बैकअप रखने के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स होता है। तो उसका एक रेप्लिका वहाँ भी रखा जाता है, इन केस डेटा सेंटर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया या इनएक्सेसिबल हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो वी कैन हैव एक्सेस ऑफ आवर डेटा थ्रू दैट DR सेंटर्स। तो ये मैंने उनको बता दिया, तो वो भी सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने कहा ओके ओके फाइन ग्रेट। उसके बाद फिर P4 जो थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का मुझे पता था कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि स्कैमर्स यूज़ करते हैं टू गेन और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय बिल्डिंग ट्रस्ट। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसे कि कोई भी स्कैमर होगा वो आपसे आके दोस्ती करेगा, आपके साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन बनाएगा, आपका ट्रस्ट हासिल करेगा। उसके बाद फिर आपके जो क्रेडेंशियल्स है, सपोज़ बैंक के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, आपके इंटरनेट बैंकिंग के, कोई अदर मोबाइल के क्रेडेंशियल्स हो गए, जिससे आप फाइनेंशियल कोई थेफ्ट किया जा सके या कोई फाइनेंशियल स्कैम किया जा सके, वो आपसे गेन करेगा और उसके बाद फिर आपके साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी करेगा। तो मैंने ये चीज़ उनको सोशल इंजीनियरिंग बता दी। उसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन था, दिस इज़ अ मस्ट क्वेश्चन फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब। ये अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जो P2 है उन्होंने पूछा कि वाई डू यू वांट टू वर्क इन बैंक व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ डिसेंट जॉब। क्योंकि मैं TCS में काम कर रहा था, मेरा CTC भी उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया कि अराउंड 8 LPA था उस समय। तो उन्होंने कहा कि तुम ऑलरेडी एक अच्छी MNC में काम कर रहे हो, सैलरी भी तुम्हारी अच्छी है, तो तुम उसको छोड़ना क्यों चाह रहे हो, यहाँ बैंक में क्यों आना चाह रहे हो। तो ये क्वेश्चन मस्ट है जो पहले से एम्प्लॉयड होंगे, जो पहले से जॉब कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन वो सब भी ज़रूर प्रिपेयर करें। तो मैंने अपना रीज़न उनके साथ शेयर किया कि मैंने बताया कि मेरे जो दादाजी थे वो भी बैंक में काम करते थे, तो मेरे पापा का सपना था कि मैं भी बैंक में काम करूं। एक मैंने ये रीज़न दिया। दूसरा मैंने ये रीज़न दिया कि बैंक्स आर लीडर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी की बात करें, सपोज़ आपके गांव में एक पर्सन है तो उसको फाइनेंशियल सर्विस गवर्नमेंट देना चाहती है, तो डायरेक्ट उसके हाथ में पैसा तो ला के दे नहीं सकती। एक माध्यम होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए जिससे वो उसे फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ हो। तो उसके लिए आपका बेसिकली बैंक अकाउंट होता है एक तरीका, जिसके थ्रू गवर्नमेंट उसको सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकती है, वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और वाया एनी अदर वे। तो मैंने बोला कि सर बैंक्स आर लीडर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड, तो मैंने एक तो फैमिली रीज़न दिया, उसके बाद दूसरा रीज़न दिया कि बैंक्स जो कि लीडर है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो मैं भी इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूँ। दूसरा मैंने ये बताया। और तीसरा मैंने ये भी कहा कि एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक बेस्ड प्रोजेक्ट, मैं ऑलरेडी TCS बैंक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, सो आई कैन यूटिलाइज माई एग्जिस्टिंग नॉलेज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, रिलेटेड टू time management, related to workplace management,
लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम करवाते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है और मैं बैंक बेस्ड प्रोजेक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ बैंक में आने के बाद। तो ये 3 रीज़न दिए। पहला मेरा मोटिवेशन, फैमिली रीज़न। दूसरा मैंने कैरियर एस्पिरेशन कि मैं फाइनेंशियल इंक्लूज़न में अपनी हिस्सेदारी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल इंक्लूज़न में जो लीडर है उसके साथ मैं भी काम करूँ और मैं भी हेल्प करूँ फाइनेंशियल इंक्लूज़न की इस जर्नी में, देश को आगे बढ़ने में। और तीसरा, मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो मेरे एग्जिस्टिंग स्किल्स, मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज मैं यूज़ कर सकता हूँ बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद। तो वो भी सेटिस्फाई हो गया इस क्वेश्चन के आंसर से। उसके बाद फिर मैंने ये नोटिस किया, जो P3 से जिसका मैंने ऑलरेडी बताया था साइकोलॉजिस्ट या HR होंगे, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, बट मैंने मतलब सभी से आई कॉन्टैक्ट बिठा के रखा। जब मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछता था, सपोज़ P1 मेंबर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं उसकी तरफ देख के आंसर देता था, लेकिन मैं और सारे पैनल मेंबर की तरफ भी एक बार देखता था। तो ऐसा नहीं है कि आप P1 ने आपने क्वेश्चन पूछा, आप बस P1 को ही ऐसे घूरते रहे हो, ऐसा नहीं। आप बीच बीच में सारे पैनल मेंबर को देखते हुए भी आंसर दे सकते हो। तो आपको आई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इट शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट, इट शोज़ and it establishes a bridge of trust between you and your interviewer। तो आपको आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर हैंड जेस्चर्स भी यूज़ करना है। जैसे मैं बीच बीच में यूज़ कर रहा हूँ अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है आपको, ज़्यादा हैंड जेस्चर हर एक बात में आप हैंड मूवमेंट नहीं करना चाहिए। आप हाथ को अपने पैर के ऊपर रखिए इन अ डिसेंट वे। उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब आप अपने हैंड जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। और आई कांटेक्ट आप प्रॉपर मेंटेन करके रखें और बीच बीच में सभी पैनल मेंबर्स को देखें, तो किसी को ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ एक की तरफ ही मोनोटोनस डायलॉग हो रहा है दो लोगों के बीच में। सभी पैनल मेंबर्स को आप बीच बीच में उनकी तरफ भी देख सकते हैं, और जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसकी तरफ 95% ऑफ द टाइम आप उसकी तरफ देखिए, और बीच बीच में आंसर देते समय ही आप दूसरे पैनल मेंबर की तरफ भी देख सकते हैं। और अपने चेहरे पे मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा, आप चेहरे पे अपने एक स्ट्रेस मत लेके जाइए, एक हैवीनेस मत लेके जाइए, कुछ रटते हुए कुछ याद करते हुए मत जाइए। आप फ्री माइंड से जाइए, आपको अभी टाइम है, जितना तैयारी करना हो तैयार कर लीजिए। आप इंटरव्यू के एक दिन पहले अपने वेन्यू पे पहुंच जाइए। प्रॉपर स्लीप आप इंश्योर करिए कि मिनिमम 7 से 8 घंटे आप सो रहे हों। उसके बाद सुबह उठिए, मस्त फ्रेश होके नहा धो के अच्छे से आप अपने 1 घंटे पहले इंटरव्यू शेड्यूल जहाँ है आपका वेन्यू पे जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ इंटर कीजिए, बिकॉज 80% मार्क्स आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है। आपका जैसा ही परफॉर्मेंस है, 80% ऑफ योर डेस्टिनी इज़ ऑलरेडी रिटन, यू आर हेयर फॉर द अदर 20%। आप 20% में जितना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा लोड मत लीजिए और एक फ्री माइंड से जाइए, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जाइए। तो ये मेरा था पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और जैसे ही इंटरव्यू एंड हुआ तो जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा ओके वी आर डन, थैंक यू उन्होंने बोला। तो मैंने भी बोला पोलाइटली स्माइल करके मैंने भी बोला थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे हेड, ये बोला और मैं उठ के वहाँ से चला आया। तो ओवरऑल जो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि इंटरव्यू वॉज पोलाइट, स्ट्रक्चर्ड एंड बैलेंस बिटवीन टेक्निकल एंड पर्सनल क्वेश्चंस। I maintained eye contact with a confident attitude throughout my interview, which helped to present my RT expertise while linking it effectively to the banking sector's requirement। और मेरा स्कोर टोटल 70 था आउट ऑफ 100। तो ऐसे ही 60, 70, 80 इसी रेंज में आपको लगभग इंटरव्यू के मार्क्स मिलते हैं जनरली। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर IBPS SOIT स्केल 1। और अभी मैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको IPS SO या स्पेशलिस्ट ऑफिसर से जुड़े और भी वीडियो या गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ में आप मेरे इंटरव्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें कुछ मस्ट क्वेश्चंस बताऊँगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए IBPS SOIT में इस एग्ज़ाम के लिए। So thank you and all the best everyone for your interview.